मॉड वाले क्वेश्चंस पेपर में कैसे टारगेट करने हैं? सबसे पहले तो आप इसको ना फैक्टराइज करोगे, फैक्टर्स बनाओगे, ठीक है। एक्स क्यूब है, क्यूब इक्वेशन को फैक्टर बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है क्वाड्रेटिक के कंपैरिजन, लेकिन इसमें वजह इजी है क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है। आपको एक चीज तो ऑलरेडी दिख रही है कॉमन, क्या आएगा तीनों में कॉमन? एक्स। एक्स। जैसे ही एक्स कॉमन लोगे अंदर तो अब क्वाड्रेटिक बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई तो अब आप इसको डील कर सकते हो, अब आप इसको फैक्टर कर सकते हो। तो क्वाड्रेटिक को फैक्टर करने के लिए क्या बनेगा, ये आएगा एक्स -1 -2 में टूटेगा तो ये फैक्टर्स बनेंगे x -1 -2, ठीक है, dx। अब आगे क्या करना है, आपने क्या करना है रजय, जो ना अंदर फैक्टर्स आए ये आपका रफ काम होएगा। जो आपके फैक्टर्स आए उसको आपने 0 से इक्वेट करके x की वैल्यूज निकालनी। तो सबसे पहला फैक्टर है x, दूसरा है x -1, तीसरा है x -2। इसको 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू 0। इसको 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू 1। इसको 0 से इक्वेट किया, x की वैल्यू 2। जो जो ये पॉइंट्स आ रहे हैं अजय, अगर वो आपकी लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर हैं तो आपका ये इंटीग्रेशन उतनी बार टूटेगा। मतलब जैसे मान लीजिए 0 और 1 और 2 आया ना, तो यहाँ पे आप लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन देखो, लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन -1 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे 0 भी है, यहाँ पे 1 भी है, यहाँ पे 2 भी है। तो x यहाँ 0, x यहाँ 0, x यहाँ 0, हर जगह टूटेगा रजय। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है ये होगा -1 से 0 पे, सेम इंटीग्रेंड होगा x -1 x -2 प्लस 0 से 1 पे x -1 x -2 प्लस 1 से 2 पे। यहां तक समझ आया? हाँ जी। ये हमने किया क्यों है, ये एक्चुअली हमने मॉड हटाने के लिए किया है। अब देखो, अब आप फर्स्ट इंटीग्रल के बारे में देखो। फर्स्ट इंटीग्रल -1 से 0 के बीच में, मतलब सारी x की वैल्यूज यहीं पे है। तो मुझे बताओ x पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ? नेगेटिव। x नेगेटिव हुआ। x -1 पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ अगर x इसमें से है? ये भी नेगेटिव हुआ। ये वाला वो भी नेगेटिव हुआ। तो टोटल क्या आया, नेगेटिव साइन आया। हाँ जी। माइनस 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 नेगेटिव साइन आया। यानी कि मॉड जब हटेगा तो एक साइन लेकर आएगा क्योंकि पॉजिटिव बनाना है उसको, हाँ जी। है ना। तो इसका मतलब जब आप फर्स्ट इंटीग्रल को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -1 से 0 -x x -1 x dx प्लस 1 0 से 1 के बीच में, बताओ 0 से 1 के बीच में यहाँ पे अब मेरे पास x पॉजिटिव, यस और नो? हाँ जी। दूसरा ये ये नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव आएगा। ये भी नेगेटिव आएगा। ये भी नेगेटिव आएगा। मॉड हटेगा तो कुछ साइन आएगा यहाँ पे? नहीं आएगा। नहीं आएगा। x x -1 x -2 dx। उसी तरीके से जब x 1 से 2 के बीच में होगा रजे, सिर्फ यही होगा नेगेटिव, बाकी ये तो पॉजिटिव और ये पॉजिटिव होगा। हाँ जी। तो यहाँ पे भी नेगेटिव का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा। दिस इज +1 to 2 -x x -1 x -2
ओके, अब क्या करोगे आप, अब इसको सॉल्व करोगे। अब ना सॉल्व करने के लिए ना इसको ओपन कर लेना, क्योंकि वो ज्यादा इजी रहेगा। क्योंकि जब आप ओपन कर लोगे, मान लो ऐसा कुछ बन जाएगा ना, तो आपको पता है इसका होगा एक्स बार 4/4, इसका होगा 3 कॉमन लगा लिया, एक्स बार 3/3 प्लस 2 एक्स स्क्वायर बाय 2। समझ रहे हो? अदरवाइज वो रहते, अदरवाइज वो हो जाएगा ना, यूवी लगाना पड़ेगा, इंटीग्रल बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, पहले इसमें फिर इसमें, वो मत करना। अब आप इसको ओपन कर लेना, सॉल्व कर, ठीक है? ठीक है। इन सारे क्वेश्चंस को कर लेना 11 के बाद सारे इसके। चलो मैं कल बताऊंगी इसका आंसर, अभी आप फिलहाल इसको ऐसे करो। 12 देखो, 12th में क्वेश्चन 12, using the integration find the area of the region in the first quadrant। फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है हमें। enclosed by the line y plus x is equal to 2 and the parabola y square is equal to x and the x axis। हाँ जी, जो लाइन है वो तो बना लोगे। कोई दो पॉइंट्स बताओ जो लाइन पे आ रहे हैं। दी 1 मिनट, वो क्वेश्चन खोलना पड़ रहा है उसके बाद। रुको मैं लिख देती हूँ। लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, एक पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू x, और लास्ट में है x एक्सिस, और स्टार्टिंग में बोला हुआ है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो चलो ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हम रहेंगे। ये बताओ x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, इसके ऊपर दो पॉइंट्स बता दो। दी x इज इक्वल टू 0 बाय 2, 0,2। ठीक है, ये रहा 0,2, और दी 2,0। 2,0। तो लाइन तो बन गई। एक और चीज, अगर लाइन नहीं भी लिखा होता रजे तो लीनियर है, एक्स की भी मैक्सिमम पावर 1, वाई की भी मैक्सिमम पावर 1, खुद भी आप बना सकते थे इसको, ठीक है? लाइन ही बनेगी। हाँ जी। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स किसके सिमेट्रिक होगा? पॉजिटिव एक्स पॉजिटिव वाई, नेगेटिव एक्स नेगेटिव वाई। डिसिमेट्रिक का मतलब कि मतलब अगर ऐसे मैं बनाती हूँ तो इसको मैं बोलूंगी कि ये पॉजिटिव वाई के सिमेट्रिक है। दी x के सिमेट्रिक बनेगा। पॉजिटिव नेगेटिव? दी पॉजिटिव। पॉजिटिव। नेगेटिव में तो एरिया भी कोई कवर नहीं होगा ना, इसलिए भी नहीं कर सकते। ये हो गया, पैराबोला भी बना लिया। तो अच्छा, लाइन की सबकी इक्वेशन लिखते रहते हैं। ये है x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स, एक्स एक्सिस ये रही, है ना? एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? दी y इज इक्वल टू 0। ये है y इक्वल्स टू 0। एरिया पता लग गया? बताओ। पहले तो दी स्ट्रिप वाला मेथड लगाना पड़ेगा। स्ट्रिप वाला मेथड लगाना पड़ेगा। मैं कह रही हूँ एरिया पता लग गया कि यही वाला एरिया है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ ठीक है। अच्छा देखो, याद करा देती हूँ मैं दोनों दोनों वाले केस। एक था वर्टिकल स्ट्रिप वाला, एक था हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप वाला। वर्टिकल स्ट्रिप अगर आप डालोगे कहीं पर भी, तो सबसे पहला काम होता था आपका वर्टिकल स्ट्रिप को राइट और लेफ्ट में मूव करना, और चेक करना कि इसका नीचे वाला पोर्शन हमेशा एक ही कर्व को टच कर रहा है और ऊपर वाला पोर्शन एक ही कर्व को टच कर रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? सेटिस्फाई? रिपीट करना दीदी एक बार। दोबारा बताती हूँ। जो भी आप कर्व स्ट्रिप यूज करो, नो मैटर जो भी आप करो, सबसे पहले रजिए उसको मूव करना होता है। वर्टिकल को मूव करना होता है लेफ्ट टू राइट, और हॉरिजॉन्टल को मूव करना होता है अप एंड डाउन। तो वर्टिकल को अगर मैं लेफ्ट में और राइट में मूव करूंगी, वहां मुझे चेक क्या करना होता है? चेक हमें ये करना होता है कि जो इसका अपर पार्ट है वो एक ही कर्व को हमेशा चेक करना, टच करना चाहिए इस अपने पूरे मूवमेंट में, और नीचे वाले में भी। तो क्या सेटिस्फाई हो रहा है ये? अगर मैं इसको मूव करूँ तो ये सेम रहेगा। आगे लाइन पे वो हो रहा है।
आगे जाके लाइन पे हो जाएगा, अभी किस पे है? अभी कर्व पे है। इक्वेशन बोलो, इस कर्व की इक्वेशन बोलो। द कर्व की है y स्क्वायर इक्वल टू x। और वापस आगे जाके ये किस पे आ जाएगी, उसकी इक्वेशन बोलो। द x प्लस y इक्वल्स टू 2। बिल्कुल सही। तो वर्टिकल स्ट्रिप में डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फिर यहां तक की इंटीग्रेशन अलग करनी पड़ेगी, वहां तक की इंटीग्रेशन अलग करनी पड़ेगी। यस और नो? हाँ जी। ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हो। नहीं करना चाहते तो हॉरिजॉन्टल में देखो, अगर स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल हुई तो अप एंड डाउन के मूवमेंट में इसमें कोई फर्क पड़ेगा? ये वाला नहीं दी। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इसमें सेम रहेगा, तो हॉरिजॉन्टल करना ज्यादा आसान है, राइट? हाँ जी। ठीक है, तो अगर आपको पता है यूजुअली हम लोग वर्टिकल में क्यों टिके रहते हैं, क्योंकि ना फिर कंफ्यूजन नहीं होती कि dy से स्टार्ट करना था या dx से स्टार्ट करना था। समझ रहे हो? वर्टिकल राजे हमेशा ही ऐसा कोशिश करो कि ना ही करना पड़े। अगर 2 बार भी करना पड़े तो एटलीस्ट याद तो रहेगा कि हमेशा कर क्या रहे थे, कंफ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, हाँ जी। ये वर्टिकल से मैं कराती हूँ इसको। आप वर्टिकल से निकालने से पहले हम क्या करते हैं, सारे कॉर्नर पॉइंट्स पता करते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट है दिट इज 0,0, ये वाला पॉइंट है 2,0, और ये वाला पॉइंट निकालना बाकी है। बताओ मुझे ये पॉइंट क्या है? दी हो गया। क्या पॉइंट आया? दी x की वैल्यू आई है 2 माइनस क्यूब रूट ऑफ 2। इतना कॉम्प्लेक्स कैसे आ गया मुझे? इसको और इसको सॉल्व किया है ना, हाँ जी। तो स्क्वायर सॉल्व मत किया करो। वाई स्क्वायर कैसे रहने दो, एक्स की वैल्यू उधर से निकालो, तो ये बनेगा सॉल्विंग y square is equal to x and x plus y equals to 2। क्या रहेगा ये रहेगा y square equals to x की वैल्यू यहां से निकाल के ऊपर पुट कर दो, y सॉरी 2 माइनस y इधर ले आओगे, ये बन जाएगा y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2, y इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस 3/2, तो ये 1 और -2। हाँ जी। 3 हाँ ठीक है, तो y की वैल्यू तो ये आ रही है, y की वैल्यू इसमें पुट करो, x की क्या आएगी? अच्छा देखो, दो वैल्यूज क्यों आ रही है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि खुद देखो ना, ये वाली लाइन और ये वाला कर्व 2 पॉइंट पे टच कर रहे हैं ना, हाँ जी। ये 2 पॉइंट्स आ रहे हैं। हमें ऊपर वाले से मतलब है, हमें नेगेटिव से नहीं मतलब, तो हम 1 पुट करेंगे, ये हमारे पास 1 है, y1 है। x क्या आएगा, पुट करो इसमें। दी एक्स भी बनाएगा। 1 आए, ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स निकल गए। अच्छा, ये नीचे वाला पॉइंट इसका मतलब 1,0 है। हाँ जी। ठीक है, वर्टिकल स्ट्रिप में क्या करते थे,
वर्टिकल स्ट्रिप इधर हम डाल रहे हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले आप लिखोगे एरिया अंडर एरिया एरिया enclosed, एरिया enclosed is, हाँ जी, विद रिस्पेक्ट टू x होता था, विद रिस्पेक्ट टू y होता था? दिया नहीं। वर्टिकल में विद रिस्पेक्ट टू x होता है, तभी हम वर्टिकल को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि हमने यूजुअली x में ही किया होता है काम। तो ये होता है विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। x की लिमिट्स हम बाद में निकालेंगे, पहले इंटीग्रेंड निकालते हैं। जो एक काम करते हैं, स्टेप्स रजे याद रखना। हाँ, इंटीग्रेंड कैसे निकालते हैं? ऊपर से y की वैल्यू, ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू, और नीचे वाले कर्व से y की वैल्यू। ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू क्या आ रही है? ये ऊपर किसी कर्व को टच, जी, डी वो करना है, डेरिवेटिव करना है इसका। y की वैल्यू निकालनी है। ऊपर वाले इसमें कहीं पे भी डेरिवेटिव नहीं था। ऊपर वाले कर्व में से y की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? डी रूट एक्स। रूट एक्स माइनस नीचे वाले से y की वैल्यू जीरो। जीरो। x की लिमिट निकलती थी हमारी वर्टिकल स्ट्रिप को मूव करके। वर्टिकल स्ट्रिप लेफ्ट में लेके जाओगे, x की क्या वैल्यू? जीरो। या इस तरफ लेके जाओगे जीरो, उस तरफ लेके जाओगे तो कहां तक जा रहा है मैक्सिमम? वन x वन। तो ये हो गया 0 to 1 प्लस। सेम काम करो दूसरे वाले में। ठीक है, इसमें बताओ ऊपर से y की वैल्यू, ऊपर वाले कर्व से y की वैल्यू डी टू माइनस एक्स। 2 माइनस एक्स माइनस नीचे वाले से y की वैल्यू जीरो। जीरो। लिमिट इसको यहां तक लेकर आओ, x की वैल्यू डी वन। और यहाँ पे x की वैल्यू। डी टू। इजी है, कर लोगे इंटीग्रेशन? हाँ जी हाँ जी। अगला भी देखो इसका और पार्ट, मैं डायग्राम बना रही हूँ, बाकी आपने इसको भी एकदम सेम करना है। वो कह रहा है फाइंड द रीजन, रीजन में लिख देती हूँ, रीजन इन्होंने लिखा है एक्स वाई, और ये आपको आना चाहिए रजे, देखना। देखो जैसे ही एक्स वाई लिखा हुआ है इसमें, इसका मतलब ये R2 में ही बात कर रहा होगा ना, ये वाला 2,3 1, -1, 2 इस तरह से बात कर रहा होगा ना। तो R2 के अंदर रीजन को बता रहा है, कौन सा रीजन है? कह रहा है y 0 से √3x के बीच में होना चाहिए, और x² + y² < 4 होना चाहिए, ठीक है। तो आप क्या हाँ करो, लेस देन का रजे, मैंने आपको बताया कभी भी इनइक्वालिटी का जब हमें ग्राफ बनाना होता है तो इनइक्वालिटी पे नहीं जाते हम पहले इक्वल टू पे बनाते हैं। इक्वल टू पे बन जाएगा, उसके बाद इनइक्वालिटी पे भी बन जाएगा। तो पहले तो इक्वल टू का देखो, y = 0, y = √3x और x² + y² = 4। तो हाँ, y = 0 x एक्सिस, हाँ जी। तो ये तो हो गया y = 0। फिर हो गया y = √3x, तो y = √3x ऐसा कुछ बने, y = x जैसा बनता है वैसे।
लाइन है, पुट करके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। y इज इक्वल टू √3x, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 कैसे बनेगा? जी वैसे वो बनेगा ना सर्कल सा जो होता है, सर्कल ही सर्कल बनेगा। बनेगा। रेडियस कितना होगा सर्कल का? जी 2, और सेंटर जी 0,0। 0,0 से 2 यूनिट का बनाना है, मान लो यहाँ बना दिया तो ऐसे कुछ। ठीक है, अब फाइंड द एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन x से y 0। तो ये वाला रीजन होगा रजत? ठीक है, ठीक है जी। ठीक है। अब आप बोलो कि नहीं ये वाली लाइन, ये वाला सर्कल और ये लाइन, ये तो ये भी कवर कर रहा है, यस और नो? हाँ जी। ये वाला भी तो कवर कर रहा है, दोनों क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उसने तो ऐसा नहीं बोला फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, ऐसा नहीं। वहां काम आता है जो ये याद है आपको, ये लेस देन कैसे चेक करते थे? अब पहले तो y 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब ऊपर वाले रीजन में रहेगा, y तो यहीं पे है ना पॉजिटिव, तो इस रीजन में रहेगा। हाँ जी। तो या तो इससे भी आप कर सकते हो कि भी फिर तो नीचे वाला नहीं आएगा, फिर यही आएगा, है ना? हाँ जी ठीक है जी। तो आप क्या करोगे, ये वाला पॉइंट निकालना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्टिकल स्ट्रिप से काम करोगे तो यहाँ पे लाइन लगाओगे और यहाँ पे अलग स्ट्रिप, यहाँ पे अलग स्ट्रिप, काम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है जी। ठीक है, आंसर निकालना, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। 2 मिनट दो मुझे, मैं आई। ठीक है, 13 देखो। 13 में रजे 13 में 13 में तो डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा। क्या बोल रहे हैं क्वेश्चन देखो, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट 1 2 0। 1 2 0 से एक प्लेन के ऊपर मैंने परपेंडिकुलर बनाया, दिस इज द परपेंडिकुलर। ठीक है, और इस प्लेन की इक्वेशन बोल रहे हैं x प्लस 3y, x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 9। एक तो ये पॉइंट निकालने के लिए कह रहे हैं, अगर ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो P पॉइंट निकालना है और AP डिस्टेंस निकालना है। हाँ जी, ये हो जाएगा तो ये तो हो ही जाएगा। हाँ जी जी। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। कैसे निकालेंगे देखो, इक्वेशन ऑफ अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू अ पॉइंट, ये एक हमारे पास फॉर्मूला था। इक्वेशन ऑफ अ लाइन perpendicular to plane, perpendicular to plane, इसको हम लोग, चलो प्लेन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस cz इक्वल्स टू d एंड passing through u v w is, क्या कहना चाह रहे हैं ये? एक प्लेन है, प्लेन के ऊपर परपेंडिकुलर अगर आपको लाइन बनानी है और आपको पता है कि वो लाइन किसी पॉइंट से पास कर रहा है, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं? मतलब मैं इस लाइन की इक्वेशन में इंटरेस्टेड हूँ, आ रहा है समझ? रिपीट करना दीजिए एक बार। हम एक्चुअली इस लाइन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। ये लाइन के पास दो प्रॉपर्टी है कि वो एक इस प्लेन से परपेंडिकुलर है और एक कि वो इस पॉइंट से पास कर रहा है।
ठीक है। हाँ जी। तो मैं बेसिकली वो इक्वेशन निकाल रही हूँ लाइन की जो परपेंडिकुलर है एक प्लेन के और पास कर रहा है एक पॉइंट से। तो ये सारी चीजें के बाद इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन होती है x माइनस यू बाय ए इज इक्वल टू वाई माइनस वी बाय बी इज इक्वल टू z माइनस w बाय सी। तो ये सारी इंफॉर्मेशन से हमारे पास जो प्लेन की इक्वेशन है वो है x माइनस 3y। आप बताओ यहाँ पे हमारा a b c क्या है और u v w क्या है। a b c की क्या वैल्यू, बताओ, कंपेयर करो ना। ये एबीसी यहाँ पे है, हमारे पास एबीसी क्या है। बी ए है 1, हाँ, बी है -3 और सी है 2। फिर वो कह रहा है पासिंग थ्रू यूवीडब्ल्यू, हमारी लाइन पास कर रही है 120 से, तो ये 120 हो गया। हाँ जी। पुट कर दो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन एपी is x minus 1 by 1 equals to y minus 2 by -3 equals to z minus 0 by 2। इसको ऐसे रहने दो। अब रजे लाइन की इक्वेशन है आपके पास, इसका तो ये मतलब हो गया कि आप ये जो भी पॉइंट होगा, मुझे नहीं पता कैसा पॉइंट है, पर ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा और मेरी लाइन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। यस। हाँ जी। P satisfies equation 1 as well as equation 2। 2 मतलब लाइन की इक्वेशन, 1 मतलब प्लेन की इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको रजे k के इक्वल मान लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल्स टू y माइनस 2 बाय -3 इक्वल्स टू z अपॉन 2 इज इक्वल टू k से। तो x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू आएगी रजे k प्लस 1, y की वैल्यू आएगी -3k+2 और z की वैल्यू आएगी 2। हाँ जी बताओ, समझ आया। हाँ जी जी। Therefore P is k plus 1, क्योंकि वो भी तो लाइन पे है तो वो भी इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब आप यहाँ पे मैंने इक्वेशन 2 की हेल्प ली, अब आप इक्वेशन 1 की हेल्प लो। फ्रॉम इक्वेशन 1 ये x ये y ये z इक्वेशन 1 में पुट करोगे k की वैल्यू आ जाएगी। हाँ जी। उस k की वैल्यू को स्टार में पुट कर देना, p आ जाएगा, p आ जाएगा तो ap भी आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बड़ा है, आप इसी क्वेश्चन नंबर 13 नहीं, अच्छा 13 किया क्या हमने, ये कौन सा था, अच्छा यही 13 था, आखिरी क्वेश्चन है 14। हाँ 14 थोड़ा लंबा है, केस बेस्ड है, इसलिए पढ़ लो इसको जरा। एन इंश्योरेंस कंपनी बिलीव्स दैट पीपल कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 केस। ठीक है, 2 केस में पीपल डिवाइड हो सकते हैं, दोज हु आर एक्सीडेंट प्रोन एंड दोज हु आर नॉट। पीपल आर accident prone, people are not accident prone। The company's statistics show that the accident prone person will have an accident at some time within a fixed 1 year period with a probability 0.6। अब ये जो इतना लंबा चौड़ा टाइम है या कुछ है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो टाइम से, हमें तो प्रोबेबिलिटी से मतलब है। तो इसका मतलब इसको मैं मान लेती हूँ कोई ए इवेंट, ये ए प्राइम होगा अपने आप,
है ना? या हाँ फिर जी। नहीं नहीं, रुको रुको रुको। इस पे डिपेंड करता है कि पूछा क्या हुआ है ना, उसको देख लेते हैं, अभी आगे पढ़ते हैं फिर नाम देंगे इसको। क्या कह रहा है? प्रोबेबिलिटी की एक्सीडेंट प्रोन जो है उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। तो पीपल पीपल जस्ट who actually met with an accident। ठीक है, तो ये सारे वैसे इवेंट्स बन रहे हैं अभी। ठीक है, अभी प्रोबेबिलिटी में लिखना बाकी है, तो प्रोबेबिलिटी में अगर मैं इसको लिखूंगी तो देखो आगे देखो, फिर वो बोल रहे हैं वेयर एज द प्रोबेबिलिटी इज 0.1 फॉर अ पर्सन हु इज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, मतलब उसका एक्सीडेंट हो गया लेकिन वो एक्सीडेंट प्रोन नहीं था, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.2% है। द कंपनी नोज दैट द 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसको E1, इसको E2 और इसको E दे देते हैं। अब देखो क्या क्या चीजें, अब दोबारा पढ़ो क्वेश्चन, और जो जिसमें लिखा हुआ है उसमें देखो क्या गिवन है और क्या बताया है। सेकेंड लाइन जहां पे शुरू हो रही है, द कंपनीज स्टेटिस्टिक्स शो दैट एन एक्सीडेंट प्रोन पर्सन, मतलब वो पहले से बता रहे हैं ना कि वो एक्सीडेंट प्रोन पर्सन है। गिवन में तो उसने बता ही दिया कि हाँ वो जी। एक्सीडेंट प्रोन पर्सन है, यस और नो? हाँ जी जी। मतलब एक्सीडेंट उसके होने के चांसेस ज्यादा है, उसका सिर्फ इतना मतलब है। उसका एक्चुअल में एक्सीडेंट हो जाता है विद इन अ ईयर, यानी कि ई इज 0.6 हाँ जी। और 0.2 फॉर अ पर्सन हु इज नॉट एक्सीडेंट प्रो। तो वो बता रहा है कि वो उसका एक्सीडेंट तो हो गया बट ही वाज नॉट एक्सीडेंट प्रोन, तो ये था 0.2। नाउ द कंपनी नोज दैट द 20% ऑफ द पॉपुलेशन इज एक्सीडेंट प्रोन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी बता रहा है, हाँ जी जी। क्योंकि और तो कुछ बोला नहीं, तो 20% ये है, 20/100 which is again 0.2। अच्छा, based on the information, answer the following question: what is the probability that a new policy holder will have an accident within a year of purchasing a policy? ठीक है, यहाँ पे अजय देखो दिया कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा होता है ना कि गिवन की वो एक्सीडेंट प्रोन था या नहीं था, उसने बोला कि विद इन अ ईयर वो पॉलिसी परचेज करेगा, मतलब उसका एक्सीडेंट हो चुका है इसका मतलब। हाँ जी। तो आपको फर्स्ट पार्ट में P ऑफ E निकालना है। इसके लिए थ्योरम थी रजी वो टोटल प्रोबेबिलिटी वाली जो हमने की। ठीक है, देख लो जब ऐसा कुछ हो कि कुछ गिवन ना हो, सीधा आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालना है, तो कैसे करते थे? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन E2। हाँ, तो सारे की वैल्यूज है रजी आपके पास, इसकी वैल्यू इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगी 1 माइनस 0.2। ठीक है, हाँ जी जी। बाकी की वैल्यूज निकल जाएंगी। दूसरा देखो, दूसरा कह रहा है सपोज, अब देखो इसमें बताओ मुझे गिवन क्या है और निकालना क्या है। एक बार दी ऊपर करना स्क्रॉल।
ये E1 गिवन है और E निकालना है। E1 गिवन है मतलब और E निकालना है। हाँ जी, ठीक बोला तुमने? उल्टा बोल देती शायद, देखना। वही ना, क्वेश्चन से भी रजे वो समझ में आना चाहिए। ऐसे तो यहाँ देख के पता लग रहा है कि जो गिवन है वो थोड़ी पूछा होगा। E1 पक्का इधर होगा, E पक्का इधर होगा। और वो आप देख लो ना, फाइंड जिसके आगे लिखा होता है वो निकालना होता है। उसने लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही और शी इज एक्सीडेंट प्रोन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एक्सीडेंट प्रोन। एग्जैक्टली लिखा हुआ है ना, जो निकालना होता है वो आगे होता है, जो गिवन होता है वो बाद में होता है। हाँ जी, ठीक है, तो ये E1 गिवन E है, बाकी फॉर्मूला लगा लोगे। बेस थ्योरम, ठीक है जी। ठीक है, बेस थ्योरम का आगे फॉर्मूला लग जाएगा, क्या आएगा बेस थ्योरम से। ये सारे क्वेश्चंस करके रखो, आंसर मैं कल डिस्कस करूंगी और नया सैंपल पेपर शुरू करूंगी। ठीक है, ठीक है जी। ठीक, चलो कल मैं, जी, हाँ आपके इसमें दूसरे सैंपल पेपर्स वगैरह भी हैं? मैं भेज देती हूँ। ठीक है जी। ठीक है, मैं भेज देती थैंक यू जी। हूँ। ओके।